नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन 24 घंटे में 3,47,000 से ज्यादा जो नए केसेस आए हैं उन्होंने चिंता बढ़ा दी है, जबकि 701 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 9,603 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन सवाल यही कि संक्रमण बढ़ने का कारण क्या है? क्या सिर्फ लोगों की लापरवाही से संक्रमण बढ़ रहा है, या फिर क्या सरकार ने जो पाबंदियां बढ़ाने में देर कर दी ये वजह है? क्या महज नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना की बेलगाम रफ्तार को कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी गतिविधियों पर तो कोई रोक टोक है नहीं? अनादि विशेष में आज हम इसी पर चिंता करने वाले हैं। आप देखते रहिए अनादि विशेष। तो देखिए, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो डराने लगा है। हर दिन मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,47,254 नए केस सामने आए। इस दौरान 701 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। केरल और कर्नाटक में स्थिति काफी चिंताजनक। राजधानी दिल्ली में भी 12,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। 46 लोगों की मौत हो गई राजधानी दिल्ली में। यानी दिल्ली में केस भले ही कम हुए हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा टेंशन देने वाला है। देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 17 जनवरी को देश में 310 मौतें हुई थीं। वहीं 4 दिन बाद यानी गुरुवार को ये संख्या 2 गुना बढ़ी, 701 हो गई। ये मौतें तीसरी लहर में सबसे ज्यादा आई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। एमपी में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 9,603 नए केस सामने आए, जबकि 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक्टिव केसेस की संख्या 55,000 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 12.4% हो गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर में कोरोना का हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा है। राजधानी इंदौर और भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इंदौर में कोरोना टेस्ट घटाने के बाद भी सबसे ज्यादा 2,838 आपको बता दें कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं भोपाल में एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा आया है। यहाँ 1991 केस मिले हैं, इनमें 122 बच्चे हैं। भोपाल में इसके पहले 28 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर के दौरान 1853 केस सामने आए थे। इंदौर अगर बात करें 30 लोगों की, तो 3 लोगों की इसमें मौत हुई। ग्वालियर की बात करें तो 720 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनमें 89 बच्चे शामिल रहे। लेकिन आगरमालवा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ एक भी नया केस नहीं है और ना ही एक्टिव केस है। यहाँ से सीखने की जरूरत होगी, पता करने की जरूरत होगी कि आगरमालवा में ऐसी क्या व्यवस्था है जो वहां पर कोरोना का इफेक्ट नहीं दिख रहा। इधर आईआईटी कानपुर में हुए एक शोध के आधार पर एक्सपर्ट्स का दावा है कि मध्य प्रदेश में 30 जनवरी तक कोरोना की तीसरी लहर पीक पर आ सकती है। 30 जनवरी आप याद रखिए, यानी सिर्फ 10 दिन बाद प्रदेश के हालात भयावह हो सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी। इनमें 5 साल तक, 6 से 11 साल के बच्चे और 12 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के संक्रमित होने पर एंटीवायरल या मोनोक्लोन एंटीबॉडी का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की गई है। यानी ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनको लेकर स्टडीज के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन्हें मास्क लगाने की कोई कह सकते हैं कि सिफारिश नहीं है या कोई प्रतिबंध इनके ऊपर नहीं है। 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के किशोरों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। तो जान है तो जहान है, मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जो अलग अलग रिसर्च है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अलीराजपुर के बारे में भी बात करेंगे, आगरमालवा के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर केसेस नहीं है। 9,603 नए प्रकरण कोरोना के आए, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 4,255 लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या अब 55,085 हो गई है।
तो देखिए, हर जगह से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि महज 10 दिन बचे हैं, ये जो थर्ड वेव्स है ये पीक पर आ जाएगी, यानी जनवरी की 30 तारीख के आसपास, ये जो जनवरी का मंथ का एंड होगा इसके आसपास। अलग अलग जगहों पर आंकड़े अलग अलग हैं। आगर मालवा से सीखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर एक भी केस एक्टिव नहीं है। पॉजिटिविटी रेट हम देख रहे हैं प्रदेश में बढ़ रहा है। दिल्ली में भी भले ही आंकड़े कम आ रहे हों लेकिन मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है। मध्य प्रदेश जहाँ 701 लोगों की जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो आई हैं सामने। 701 का जो आंकड़ा सामने आया है वो अपने आप में भयावह डराने वाला है क्योंकि लगातार 4 दिन में यानी गुरुवार को जो संख्या बढ़ी 310 मौतों के बाद ये 701 पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश के साथ साथ हम जानेंगे भोपाल का हाल। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज बताएंगे कि इस वक्त हम जब कोरोना की चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग आंकड़े हैं नीरज, और 24 घंटे में मरीजों की जो संख्या आ जाती है देश में 3,47,000 के पार आ जाती है। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या, लेकिन क्या महज नाइट कर्फ्यू लगा देने से, हल्की फुल्की पाबंदियां लगा देने से, किसी भी तरह से कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाई नहीं दे रही, हम जंग जीत जाएंगे कोरोना से? जो लगातार जिस तरह आवाज से नहीं मिल रही बढ़ती हो हमें रही है, नीरज की। आज की अभी बात की जाए तो सुबह जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसमें 1991 की पॉजिटिव आए हैं, लगभग 95 के करीब एक्टिव जो है नजर आ रहे हैं। यदि बात की जाए पिछले दौर की, तो पिछले दौर में जो है 28 अप्रैल 2021 को 1853 केस मिले थे। तो इसी तरह यदि देखा जाए तो पिछली बार का जो संक्रमण जिस तरह गति से फैला था उससे ज्यादा तेज गति से संक्रमण फिर से फैलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर प्रशासनिक बंदिशों की बात की जाए तो सबसे पहले जो है नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन नाइट कर्फ्यू से खासा असर देखने नहीं मिल रहा है क्योंकि जो शाम का वक्त है उस समय सहज जो है वीरान हो जाता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते रात के समय 11 बजे के बाद। तो इससे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला है। उसके बाद और पाबंदियों की बात की जाए तो शादी विवाहों पर जिस तरह से शादी समारोह पर पाबंदियां लगाई गई, शव यात्राओं पर पाबंदी लगाई गई, मास्क को लेकर लगातार सैलानी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की जो टीमें है पेट्रोल पंप पर खड़ी होकर या फिर दुकानों पर जाकर जो है चेकिंग कर रही है और चालान जो है काटे जा रहे हैं। जिस तरह लाखों रुपए नगर निगम के इस सैलानी कार्रवाई से मिला है, लेकिन जिस तरह से जो पीक पर आने की बात की जा रही है तो 30 जनवरी के लगभग जो है पीक पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से मौसम में जो करवट हुई, अभी बारिश का मौसम चला है, इसके बाद अब ठंड है, तो लोगों को सर्दी जुकाम होना भी आम बात है। तो इसके चलते जब टेस्ट कराए जाते हैं तो टेस्ट में जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी है, जो बढ़ती सर्दी है, बदलता हुआ मौसम है, ये एक मुख्य कारण भी बताया जा रहा है। जिस तरह से जो संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालांकि प्रशासन और शासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, बिस्तरों की मात्रा पर्याप्त है। तो सभी दावे जो है प्रशासन यहाँ पर करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन जो होम आइसोलेशन में इस समय सबसे ज्यादा मरीज है, जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो जितने भी मरीज पॉजिटिव आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में, जबकि 28 मरीज जो है अस्पतालों में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो असर है वो भी इस बार देखने को मिला है। जिस तरह से पिछली बार जो हाहाकार कोरोना के दौरान मची थी, जिस तरह से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी हो रही थी, ऐसे हालात फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो वैक्सीनेशन के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में काफी बेहतर रहे, काफी बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन किया गया है, तो उसका जो असर है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी बात बिल्कुल, ये हम भी आकलन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जो वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों को इतनी ज़्यादा गंभीर समस्याएं नहीं हुई हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। इसलिए बार बार वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है और किशोर यानी कि 15 से 18 साल तक के बच्चे भी अब वैक्सीन ले रहे हैं। अलग अलग गाइडलाइंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी जारी की जा रही हैं। आंकड़ों पर फिर एक बार गौर कर लेते हैं। जब तक हम आपको बताऊं तो राजधानी भोपाल यहाँ 12,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं। 46 दिनों में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में माफ़ कीजिए 12,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं और दिल्ली का जो मौतों का आंकड़ा है वो 46 है। इसके अलावा दिल्ली में केस भले ही कम हैं लेकिन मौतों के आंकड़े टेंशन देने वाले हैं।
तो देखिए लगातार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। खासतौर पर जब हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 12,000 से ज़्यादा केसेस और 46 मौतें, यानी केसेस भले ही रफ्तार उनकी कम दिखाई दे रही है लेकिन मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये टेंशन देने वाले हैं। जो रोजाना होने वाली मौतों की संख्या उसमें भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 17 जनवरी देश में 310 मौतें हुई, वहीं 4 दिनों बाद ये रफ्तार बढ़ी, दोगुना बढ़कर ये 701 हो गई। और अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं जो चिंता का विषय है। देखिए स्टडीज जो शोध करता है वो आईआईटी कानपुर से हमें बताते हैं कि 30 जनवरी 30th ऑफ जनवरी इस मंथ का एंड पीक पर ये तीसरी लहर होगी जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ध्यान रखेंगे, बचे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि हमने देखा है पहली और दूसरी वेव्स में कितने खतरनाक हालात हुए थे, डराने वाले थे। चलिए अब जबलपुर की हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से हमारे जो सहयोगी तैनात हैं उनसे हम उन जगहों के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। जबलपुर की बात मैं कर लेती हूं तो मनीष हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। मनीष, जबलपुर में क्या हालत है, कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? मौतों के आंकड़े हम देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही वहाँ पॉजिटिविटी रेट कम है, यानी जो टेस्टिंग हो रही है उसको भी लेकर कंप्लेंट्स हुई। अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। क्या नाइट कर्फ्यू महज कोरोना मरीजों की संख्या कम कर पा रहा है? वैक्सीनेशन पर जोर कितना दिया जा रहा है? स्टूडेंट्स अब घर हैं, बच्चे अब घर पर बैठे हुए हैं, क्या उसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है? प्रिकॉशन डोजेज अब लगाई जा रही हैं, उसकी संख्या कहाँ तक पहुंच रही है? तमाम बिंदु और वो चीज़ें जहां आप लापरवाही देख रहे हैं वो भी बताइए मनीष। जी जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक है। जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम बीते कल की बात करें तो कल 600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव, और ये कहीं ना कहीं अब लगातार आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और सावधानियां जो हैं वो आज भी हम नहीं देख रहे हैं, लोग आज भी वैसे ही लापरवाही पूर्वक घूमते हैं। और पुलिस प्रशासन और जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं हम नहीं देख रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन चेकिंग पॉइंट लगाता है तो वो अपने कहीं हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, कहीं फोर व्हीलर्स के कागजात चेक कर रहे हैं, केवल मास्क पर बस ध्यान है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग पे कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में भी कहीं ऐसी पुलिस के द्वारा गश्त नहीं की जा रही है, प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी सख्ती नहीं बरती जा रही जिससे हम ये समझ सकें कि हाँ कोरोना पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए कुछ सख्तियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो अगर इस तरह से अगर लापरवाही अभी भी चलती रहेगी तो जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये एक समय आएगा जब ये दुगनी तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता तो है इस बात की। और साथ ही एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग अब काफी सजग हैं, हो गया है, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है और जो डोज है वो लगातार लग रहे हैं, काफी सेंटर्स बनाए गए हैं। तो वैक्सीनेशन का हालचाल फिर भी ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। सभी लोग खुद ब खुद आजकल लोग पहुंचने लगे हैं, जब से और तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है तो लोग खुद ब खुद जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने। तो एक अच्छी बात है। हाँ जरूर कुछ वैक्सीनेशन सेंटर, जैसे मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि फर्स्ट डोज एक महिला लगवाने आई थी, उसको नहीं लगाया गया था, तो उस पर भी मैंने बात की तो बोले नहीं वो एक दिन हुआ, ऐसा अब कभी होगा नहीं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो समस्या थी उसको भी दूर किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात जो मैंने संतोषजनक कोट स्थिति की है। मनीष, ध्यान दीजिएगा उस पर कि एक्सपर्ट जो कानपुर आईआईटी के शोधकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि 30 तारीख के आसपास ये लहर पीक पर जाएगी। तो सावधानियों की तो ज़रूरत है ही, जिसको लेकर हम लगातार अपील भी करते हैं, अपने दर्शकों से बातचीत करते हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं जो हमारे राजनेता हैं उनको तो प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ नकुलनाथ जी हैं वो बताते हैं कि साहब हम डरते नहीं कोरोना से, हम 144 का पालन नहीं करते, और दूसरी तरफ हम और आप और हमारे तमाम कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि साहब आप घर पर रहिए तभी कोरोना से बच पाएंगे। और उसके आगे अल्टरनेट ये भी बात करना ज़रूरी है कि अगर ये थर्ड वेव्स में मरीज ज़्यादा निकलते हैं तो तैयारियां क्या हैं, क्योंकि हम लगातार, आप हॉस्पिटल्स तक जाके हमें लाइव देते रहे हैं, वहाँ से भी हमने तस्वीरें देखी हैं, और कितने आपके ऑक्सीजन बेड्स के इंतजामात हैं, कितने वेंटिलेटर के इंतजामात हैं। तीसरी लहर को लेकर 30 जनवरी जिसका तारीख को लेकर आकलन किया जा रहा है, उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या हैं, ज़रा ये भी बताइए। देखिए पारुल, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, और अगर ये तीसरी लहर अगर इस तरह से अगर मान लीजिए फैल जाती है, कोरोना बहुत ज्यादा पैर पसार लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन के द्वारा की गई हैं वो ना काफी साबित होंगी। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा है, जितनी आबादी जबलपुर की है या हमारे प्रदेश की है या फिर देश की है, कितनी भी व्यवस्थाएं कर ली जाएं वो काफी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे हालात अगर बनते हैं तो बिल्कुल प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो सब कहीं ना कहीं ना बिल्कुल ना काफी साबित होंगी। क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना फैल रहा है
तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और लोगों को ये सबक लेना जरूर चाहिए कि जिस तरह से हमने दूसरी लहर में इतनी घातक वो लहर थी, हमने लाशों के ढेर देखे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग और प्रशासन दोनों की बहुत बड़ी चूक है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। व्यवस्थाएं कितनी भी कर लें, मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ये बोलते जरूर हैं, बार बार दावे जरूर किए जाते हैं कि हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये व्यवस्थाएं काफी साबित होंगी। अभी अगर मैं बात करूं, अगर इकट्ठे 5,000 मरीज अगर हो जाएं, तो जबलपुर में व्यवस्था नहीं है 5,000 मरीजों के इलाज करने की, ना इतने वेंटिलेटर्स जबलपुर में उपलब्ध हैं और ना इतना ऑक्सीजन बेड हैं, तो फिर कैसे व्यवस्थाएं होगी? अगर एक साथ 100 मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो सरकारी अस्पतालों में तो नहीं है, फिर लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। और प्राइवेट अस्पतालों का हमने देखा है दूसरी लहर में किस तरह से लूटा मारी मचा दी गई थी। 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के बिल फाड़े गए थे और लोग बचे भी नहीं, लोगों की जान भी चली गई। तो किस तरह से अराजकता का माहौल बन गया था जबलपुर में, ये हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा खौफनाक वो जरूरत है। तस्वीरें थी, खौफनाक वो मंजर था जब हमने दूसरी लहर में लाशों की कतारें देखी थी, चिताओं को जलते हुए देखा था, जमीन कम पड़ रही थी, लकड़ियां कम पड़ रही थी जलाने के लिए, कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ रही थी। ये तमाम चीजें हैं जिसे दोबारा दोहराना, अगर दोबारा उन तस्वीरों को दोहराता हुआ हम देखते हैं तो इस वक्त संभलना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर जब बार बार एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बच्चों पर ये लहर भारी पड़ सकती है। इधर हम ये भी देख रहे हैं कि आप भी बता रहे हैं कि अगर एकदम से अगर मरीज बढ़े तो अस्पतालों में कहीं व्यवस्था नहीं है कि एकदम से कैसे इलाज के लिए वो बेड्स प्रोवाइड कराएंगे, वेंटिलेटर्स देंगे। हकीकत यही है और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं कि धरातल से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपके शहर में व्यवस्थाएं क्या हैं। व्यवस्थाएं उतनी ही हैं जितने लिमिटेड मरीज या रूटीन में मरीज आ सकते हैं, उन्हें ट्रीट किया जा सकते, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन अगर ये भीड़ बढ़ती है, ये मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो कहीं किसी अस्पताल में जगह नहीं है कि इकट्ठे लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके, ना उतने डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए संभल जाइए। आप खुद अपने जान को जोखिम में अगर डाल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर इकट्ठा मरीज होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और फिर वही कि वो मंजर दोबारा देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। जबलपुर की हम बात कर रहे थे, जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में हालात यही है कि लिमिटेड मरीजों को ही ट्रीट किया जा सकता है। आप ये समझे, हम नहीं, किसी भी देश की आप बात कर लीजिए, किसी भी देश में व्यवस्था नहीं है कि पूरी की पूरी आबादी को एक साथ ट्रीटमेंट दिया जा सके, अस्पतालों को भरा जा सके। इसलिए जान है तो जहान है। आपको खुद अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, खास तौर पर अपने खान पान का ध्यान रखिए, जितना अच्छा हो उतना अच्छा खाइए, इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। यही वो चीज़ें हैं। हाँ, वैक्सीनेशन जैसे बिल्कुल नहीं भूलना है। वैक्सीनेशन अभी भी अगर आपने पहला या सेकेंड डोज नहीं लिया है तो मेहरबानी करके घरों से निकलिए, वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन जिन लोगों ने ली है उन्हें कोरोना अगर अब थर्ड वेव में हुआ भी है तो वो जल्दी से ठीक हुए हैं, उनके ऑर्गन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, उनकी बॉडी पर कोई भी ऐसा ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमने सेकेंड वेव्स में देखा था कि सीटी स्कैन में 70-75% तक लंग्स इन्फेक्ट हो रहे थे। वो सारी चीज़ें इस वक्त हम नहीं देख रहे हैं, ऐसी कोई खबरें नहीं है। शायद इसी वजह से हो सकता है कि सरकार भी ज़्यादा चिंतित ना हो, लेकिन तब भी ये कोरोना गंभीर है और कोरोना को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप इस बात को बेहद ध्यान में रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना बचिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किसी तरह की बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। आपको मास्क पहनाने के लिए पुलिस अमला सड़कों पर नहीं खड़ा हुआ है, चेकिंग हो रही है। एक खाना पूर्ति महज कि आपने मास्क लगाया नहीं लगाया, वो भी एक डर पैदा करने के लिए, और डर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, हमने पहली और दूसरी लहर में सामना किया है, और अभी भी अगर आप इसे लाइटली ले रहे हैं, आप इसे कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद दावत दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ कोरोना हमारे घर में आओ, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि ना केवल आप संक्रमित होंगे, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, वो भी संक्रमित होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, उनको कैसे आप आगे संभालिएगा, ये भी तो तमाम चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जो कानपुर IIT के जो शोधकर्ता हैं वो जो बार बार बातें रख रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी चर्चा में शामिल कर ही रहे हैं। फिलहाल ग्वालियर की तस्वीर जान लेते हैं। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं, बुंदेलखंड का ये अंचल है। देखिए, ये जो अब हम थर्ड वेव में देख रहे हैं, ये सीज़न है विंटर का। विंटर जाता जा रहा है, लेकिन इस बीच जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो रूटीन वायरल है या फीवर है या जुकाम बुखार खांसी, ये भी देकर जा रहा है, जो पहले ही आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी पर भी ध्यान देना है। ग्वालियर से हम अजय से बात कर लेते हैं। अजय, ग्वालियर में वैक्सीनेशन को क्या लेकर स्थिति है, और मास्क को लेकर रोको टोको अभियान, जनता में क्या जागरूकता है? वैक्सीनेशन बच्चों के लिए जो प्रोवाइड किया जा रहा था 15 to 18 के लिए, 15+ स्टूडेंट्स के लिए, उनको लेकर वैक्सीनेशन के क्या इंतजाम हैं? तमाम डिटेल्स अजय।
जी, लगातार सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वालियर में वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होती नजर आ रही है, क्योंकि ग्वालियर में सर्दी का माहौल जो इतना भयानक बना हुआ है, लोगों को घर से निकलने में ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बात करें तो बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। कई लोग बिना मास्क के भी मौजूद नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन पर कार्रवाई कर रहा है जो बिना मास्क के नजर आते हैं। और साथ ही साथ ग्वालियर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार गुरुवार को 572 मरीज आए, जिनमें से 12 पुलिसकर्मी, एक डॉक्टर और एक भाजपा नेता का बेटा और एक डीन का बेटा भी कोरोना संक्रमित पाया गया। साथ ही साथ प्रशासन RT-PCR जांच भी लगातार करा रहा है, जिससे कोरोना की रफ्तार जो जितनी भी तेज बढ़ रही है वो कम हो। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे बाजारों में जो लगातार भीड़ भाड़ रहती है, बाजारों में जैसे भीड़ रहती है, उसको रोकने के लिए क्या आया जाता है, भीड़ को थोड़ा कम कराया जाता है। बाकी जो मास्क भी लगाए होते हैं उनके चालान करे जाते हैं, समझाइश दी जाती है। भाई कोरोना नियम के पालन जो है, जो नियम है उनका पालन कराया जा रहा है। जैसे लगातार देखने में आता है महाराजवाड़ा एक स्थल है जो खरीदारी का स्थल है, लगातार काफी ज्यादा संख्या में यहाँ भीड़ रहती है। और लगातार यहाँ रोजाना देखते हैं कि लगातार भीड़ और जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको देखते हुए बराबर उनकी सब व्यवस्थाएं चल रही है, बराबर किया जा रहा है, नियम का पालन कराया जा रहा है। और बाकी ट्रैफिक सब क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कहीं। लगातार ग्वालियर में यही स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ लोग बिना मास्क के लोग ज्यादातर निकल रहे हैं और अपनी जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना में जो सबसे ज्यादा नियम और वो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है। जितना जल्दी हमारे दर्शक, हमारी प्रदेश की जनता ये समझ ले उतना जल्दी अच्छा, ताकि हम कोरोना से फाइट कर सके, जीत सके। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर गर्ग, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर गर्ग, हम कोरोना की थर्ड वेव को लेकर लगातार चर्चा करते हैं और हमारे जो दर्शक हैं, प्रदेश की जो जनता है, उसको जागरूक करने की कोशिश होती है। आपके माध्यम से जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि एक्सपर्ट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को मिल सके। यहाँ कानपुर IIT के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी रखी है, जो दवाइयाँ हैं उनको लेकर तो लगातार बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लगातार आप भी बताते रहे हैं कि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें संक्रमित होने पर एंटीवायरल या मोनोक्लोन एंटीबॉडी नहीं दी जानी चाहिए। इस पर सर आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हम पहले दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन वायरल संक्रमण पे, आपदाओं पे, महामारियों पे, वायरस पे कोई दवा काम नहीं करती है। ये आपके शरीर से टकराकर इम्यूनिटी बनाते हैं और उसी से इनको धीरे धीरे फिर स्लो होके खत्म होते हैं। और ये पैटर्न पूरा पिछले 2 साल में सामने आ गया। वायरस के और भी म्यूटेशन आएंगे अभी। और देखिए, सर्दी जुकाम बुखार का सीजन है, ये ठंड का मौसम है। बच्चों में वैसे ही बहुत ज्यादा वायरल संक्रमण होते हैं इस समय पर, और वो अपनी इम्यूनिटी से उन सब पे विजय पा लेते हैं। जरूरी होगा कि उनको धूप में खेलने दिया जाए, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में खेलने दिया जाए, उनके अच्छे पोषण का ध्यान रखा जाए। उनको किसी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात हो रही है या एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है या इवन वैक्सीन की बात हो रही है, छोटे बच्चों में किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने शरीर से, ये नॉर्मल पैटर्न है, वो अपने शरीर से इसके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं और बेहद ताकतवर होते हैं। देखिए, किसी झुग्गी झोपड़ी में नहीं है, किसी मजदूर के बच्चे में जिसको खाना पूरा ढंग से नहीं मिल रहा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धूप में खेल रहा है, वो मिट्टी में खेल रहा है। धूप और मिट्टी बहुत जरूरी है हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनाने के लिए। ये यूरोप में, अमेरिकी देशों में नहीं है। तो आप देखिए, वहां पर हर किसी को बात बात पर ब्रोंकल अस्थमा होता रहता है, बात बात पर उल्टी दस्त होते रहते हैं, और इसलिए वहां पर संक्रमण इतना तगड़ा है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ना केवल आज, हम सालों से हमारे ग्रामीण अंचलों में भी देखिए कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन्हें रोका नहीं जाता, चाहे वो खेलें कूदें, उन्हें चोट लगे। लेकिन आज का जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को आप AC कमरों में बंद करके रखना चाहते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि इन्फेक्ट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, वायरल जकड़ लेगा, वायरस इन्फेक्ट करेगा, कोरोना इन्फेक्ट करेगा। नहीं,
आज भी बच्चे वही हैं, उनके खेलने कूदने की भी चीज़ें वही हैं। जितना ज़्यादा हो सके उन्हें धूप में खेलने दीजिए, उन्हें उसी तरह से रहने दीजिए जैसे कभी आप रहा करते थे। डॉक्टर गर्ग यही एडवाइस कर रहे थे कि बच्चे, उनको ऑटोमेटिकली उनके अंदर से इम्यूनिटी मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, और इस बात का आप ध्यान रखें, उन्हें मॉडर्नाइजेशन से थोड़ा सा दूर रखें। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।